नमस्कार, ईएमएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और ईएमएस टीवी की खास मुलाकात में आज हमारे बीच में है जादू की दुनिया के शहंशाह जादूगर आनंद। जादूगर आनंद ने देश एवं विदेशों में हजारों जादू के शो किए हैं। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से जादू की दुनिया में प्रवेश करने वाले आनंद ने सारी दुनिया में जादू के कार्यक्रमों को हैरत अंगेज और भारी जोखिम के साथ प्रस्तुत किए हैं, जिसे देखकर दर्शक सम्मोहित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं जादू की दुनिया के बारे में खुद ही जादूगर आनंद से। जादूगर आनंद, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने किस उम्र से जादू दिखाना शुरू किया था? मैं 7 साल का था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल के सामने कुछ मदारी लोग, पहले मदारी बहुत हुआ करते थे, आजकल बहुत कम देखने में आते हैं। तो एक बेसिक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे शहरों में, गाँव में, देहातों में, कस्बों में। तो हमारे स्कूल के सामने मदारी मजमा लगाता था और वो बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ चीज़ें दिखाता था, लेकिन मुझे सबसे अच्छी लगती थी वो जादू से लड्डू और जलेबी बना देता था और फिर लोगों को ये समझाने के लिए कि असली है, ये नकली नहीं है, बोलता था खा के देखिए, खा के देखिए। तो उस बहाने मुझे रोज सवेरे लड्डू जलेबी मुफ्त में मिल जाती थी स्कूल जाने से पहले। तो मुझे उसके जादू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट लड्डू जलेबी में था जो रोज सवेरे मिल जाती थी। तो आप लड्डू जलेबी को देखकर प्रभावित होकर जादू में आए? नहीं, वो एक बेसिक रीजन था जिस कारण से कि मैं आकर्षित रहा, उसके मन में मैं शामिल होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी जगह बदल दी। वो एक ही जगह कहाँ तक करेंगे, उनके तो लोग देखते थे होता है, बहुत दूर चला गया वो हमारे स्कूल से। तो मैं वो लड्डू जलेबी मिस करने लगा और ऐसा था नहीं कि मैं उतने दूर रोज जाऊँ, उसके बाद वहां से लौट के फिर अपने स्कूल जा सकूं। तो मैंने सोचा यार मैं खुद ही सीख जाता हूँ लड्डू जलेबी बनाना। और उसके बाद वो एक ऐसा करता था, हाथ हवा में ऐसा करता था तो बहुत सारे चांदी के सिक्के गिरते थे। तो मैं सोचा ये 3 चीजें मुझे आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हो जाऊंगा 7 साल की एज में। तो फिर मैंने उनसे कहा, उन जैसे और बहुत सारे लोग मिले कि भाई मुझे सीखना है, मुझे वो करना है। हर किसी ने बुद्धू बनाया, किसी ने वो नहीं किया। और उस समय हमारे एरिया में, वहाँ पे जबलपुर में भी बहुत सारे स्वामी जी गिरी हुई वस्त्रधारी थे, हम लोग भी कुछ कुछ चमत्कार दिखाते थे। तो मैंने कहा मदारी लोग नहीं सिखा रहे हैं तो स्वामी जी लोग सिखाएंगे। उनकी भी खूब सेवा की है मैंने, लेकिन सबने बुद्धू बनाया मुझे, किसी ने कुछ ही नहीं सिखाया मुझे यहाँ से। और जितना वो लोग मुझे ये करते गए, बुद्धू बनाते रहे, तो मेरा आक्रोश बढ़ने लगा। फिर बाल हट कहते हैं ना, राजहट, त्रियाहट, बाल हट, वो बाल हट पैदा हो गया कि अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं ही करके दिखाऊंगा, तुम लोगों से अच्छा करके दिखाऊंगा। एक बात बैठ गई मेरे दिमाग में कहीं, और 7 साल की उम्र में मैंने तय कर लिया था कि मैं जादूगर ही बनूंगा। और मैं आपसे अपने डिसीजन के करीब 55 साल बाद बात कर रहा हूँ बतौर एक जादूगर। डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं ना, एक हट यदि अड़ जाता है आदमी, उसमें एक बात और बहुत अच्छी है, वो भी हर किसी को जानना समझना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, डिटरमिन्ड हो जाते हैं, तो अननोइंगली जो पूरे ब्रह्मांड जो है वो आपकी मदद करने लगता है। तो आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए जादू की दुनिया में आए? अब वो तो बचपन की उम्र थी, हो सकता है मेरी नियति ऐसी रही, वो कारण इस तरह का बन गया जिसने मुझे पुल कर लिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं जादू की दुनिया में, अभी तक कोई अफसोस नहीं है। तो आपने जादू को ही एज अ कैरियर क्यों चूज किया है? मैं सोचता हूँ कि दुनिया में वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी हॉबी उनका प्रोफेशन है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि साहब प्रेम किसी से करते थे, शादी किसी से हो गई तो आधे इधर है आधे उधर यानी कुल मिला के ही होता है फिर, और आदमी के अभी उससे फेडअप नहीं होता और बोर नहीं होता है, क्योंकि उसकी हॉबी भी वही है, प्रोफेशन भी वही है, और ज्यादा अच्छे से वो अपने आप को वो कर सकता है, निखार सकता है। तो आप किससे प्रभावित होकर जादू की दुनिया में आए हैं? प्रभावित तो मैंने आपको बता दिया, प्रभाव जैसा तो शुरुआत में कुछ था नहीं। मदारी का प्रभाव आप में इतना पड़ा नहीं, मदारी का नहीं था, लड्डू जलेबी को इतना उस उम्र में तो लड्डू जलेबी वाला मेन पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे जब कदम आगे बढ़े, जैसे बहाना किसी भी बात पे कुछ भी बन जाता है, जब आगे बढ़े धीरे धीरे, तो मुझे लगा तो बहुत बढ़िया और बहुत रोचक दुनिया है। तो लेकिन अभी जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का सिलसिला मेरा बना, तो एक अमेरिकन जादूगर थे हैरी हुडनी, उनके अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में माने जाते हैं ऑल टाइम। अभी भी उनके रेफरेंसेस जगह जगह हर जगह मौजूद हैं। उनकी एक फिल्म मैंने देखी थी, द लास्ट परफॉर्मेंस। उसमें थेम्स रिवर में उनको हथकड़ी लगा के बैग में डाल के, बैग को बॉक्स में सील करके लॉक करके थेम्स रिवर में फेंक दिया गया था। उसके बाद वो वहां से बाहर निकल के आए थे करीब 90 सेकंड बाद। जब मैंने पहली बार वो फिल्म देखी तो मुझे लगा तो मैं भी कर सकता हूँ, और आप विश्वास करें मैंने एक भी रिहर्सल नहीं करी थी उसकी। तो आपने बिना किसी रिहर्सल के जादू दिखाना शुरू कर दिया? हाँ, नहीं, ये बात की बात बतला रहा हूँ आपको।
जोधपुर में तो बचपन से सिलसिले चलते रहे पूरे। आपने इंस्पिरेशन की बात करी तो जिनकी बात थी, जो जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला था, मैंने उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ डाला। उनको बाहर आने में 90 सेकंड लगे थे। उसके बाद जो पीसी सरकार जिंदा थे उस समय, जो बंगाल के जादूगर थे, उनको वहां से बाहर आने में 60 सेकंड लगे थे। इन्होंने बे ऑफ बंगाल में किया था, मैंने जबलपुर में किया था 1970 में। यानी हैरी हुडने का रिकॉर्ड पीसी सरकार ने तोड़ा था और दोनों का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा था। 1970 में जबलपुर में मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अभी तक आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल शोज किए हैं, तो आपने अभी तक कौन कौन से देशों में अपने शोज किए हैं? हम लोगों ने करीब 36 एडवांस कंट्रीज में अपने शो किए हैं। अमेरिका, यूरोप पूरे ही किया है, 2-3 बार किया है हम लोगों ने। फार ईस्ट किया है, मतलब जितनी भी अधिकांश जो अपनी एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे हम लोगों ने। तो आप अपना जादू दिखाने के लिए हर एक जगह पे आप अपना सेट लगाते हैं और आपके साथ बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, तो जो भी उनका खर्चा आता है तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं कोई ऐसे परिवार से तो हूँ नहीं जहाँ से मुझे बहुत सारे धनराशि मिल गई हो। उल्टे मुझे तो गालियाँ मिलती थी कि एकदम नालायक निकल गया लड़का, जादूगर बनने जा रहा है करके। कोई एनकरेजमेंट तो था नहीं घर से। ये तब तक ऐसा रहा जब तक लोग इस नाम से जानते थे कि ये उनका बेटा है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये जानने लगे लोग मेरे नाम से कि ये उनके पिताजी हैं। तो जब मेरे पिता का परिचय मेरे नाम से, मेरे माध्यम से कराया जाने लगा, तब उनको लगा कि ये गलत रास्ते पे नहीं है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं ठीक है। तो उसके बाद से पॉजिटिविटी क्रिएट हुई। उसके पहले तो उन्होंने सोच लिया था लड़का हुआ नहीं हुआ बराबर है। तो वो जब आप जादू की दुनिया में आना चाहती थी तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया था? कौन करेगा? आज अभी जितने लोग देख रहे हैं उनका बेटा आके दे बोलता है कि साहब मैं जादूगर बनना चाहता हूँ, इनमें से कितने लोग हैं जो हाँ बेटा शाबाश शाबाश जाओ। तो आप तो अपने पुत्र को जादू के व्यवसाय में लेकर आए, आप अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका भी फ्यूचर इतना ही ब्राइट होगा? मेरा तो ख्याल है हमारी जो अगली जनरेशन है किसी भी फील्ड में है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा डेडिकेटेड है और उन्होंने ज्यादा, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा है। हम कंपेटिवली हम लोगों के जनरेशन का जो नेक्स्ट रहता है, यानी जब मैं 7 साल का था तो मुझे ठीक से नहीं पता था कि जबलपुर के घंटाघर में कितनी मंजिलें हैं। आज 7 साल के बच्चों को पता है कि एफिल टावर में कितनी स्टोरीज हैं। इतना जमीन आसमान का फर्क तो है ही। और क्योंकि मेरे पिताजी जादूगर नहीं थे इसीलिए उनको नाराजगी थी मेरे जादूगर बनने से, लेकिन मैं क्योंकि अपने बेटे का पिता हूँ, मैं खुद ही जादूगर हूँ, तो मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि हमारे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है जो सब जानते हैं कि विलीन हो रही, कम हो रही, खत्म हो रही। चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या प्रांतीय सरकारें हो, लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी जाके किसी तरह का कोई सहारा नहीं दिया जा रहा है। बाकी जितनी भी कलाएं हैं वो सब जो है ब्लू आइड है इन लोगों के लिए। और मजा ये है कि सबसे ज्यादा जो नाम, सम्मान और विदेशी मुद्रा जादू ने ही लाके दिया है पूरी दुनिया से जमा करके भारत सरकार को, और सिर्फ इसको पहचानने के लिए वो तैयार नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये देख रहे हैं अभी हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उस जमाने में बैठे हुए हैं जहाँ पे साइबेरिया में एक पक्षी की प्रजाति लुप्त होने लगी तो लोग कंसर्न रखते हैं अपना। और हमारे यहाँ क्या हो गया पता नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर देखते देखते हमारे विलीन हो रही है, कोई कहीं जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा है। देखिए मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं, हजारों साल से एक कला है, उसका सिलसिला चल रहा है, मेरे बाद भी हजारों साल चलता रहेगा वो। लेकिन गवर्नमेंट आखिर किस लिए होती? पहले जब राजा महाराजा होते थे तो उनके राजाशाही में सारी चीजों को, कलाओं को वो किया जाता था। अब बाकी सब कला है, सिर्फ यही कला नहीं है, ये कौन सी बात है? और नहीं बोलने से पहले आप एक बार एग्जामिन तो करिए, हमें समझा दीजिए कि साहब इसीलिए नहीं है, नहीं तो हम आपको समझा देते हैं किस लिए कला है ये। लेकिन हमको जानना भी नहीं, सुनना भी नहीं, ये कौन सा तरीका है? तो आपने कभी कोशिश की सरकार को अपनी बात समझाने की? बहुत बात की है मैंने लगातार शुरू से। तो आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी? हाँ, अभी तक तो ये है जी। तो आपके शो में कलाकार जो जोखिम उठाते हैं तो ये वास्तविक होता है या फिर दर्शकों को सम्मोहित करके किया जाता है? देखिए जोखिम का जहाँ तक सवाल है, हर सेकंड हर इंसान जोखिम में होता है। जिस सेकंड आप सड़क में एंटर होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, अभी सिर्फ जोखिम को इंसान देखता रहेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जोखिम शब्द हम लोग अपने उसमें नहीं आने देते हैं। जहां तक लगता है कि वी कैन डू इट, वी जस्ट डू इट। तो आप इस चैनल के माध्यम से जादू के शो को लेकर दर्शकों को या फिर सरकार को कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ अपेक्षा रखती है सरकार से? देखिए दर्शकों का तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण अभी जो भी दिख रहा है जादू या ये कला अभी जो जीवित है, उसे दर्शकों ने ही जीवित रखी है।
सरकार ने तो कभी कुछ किया नहीं। यानी मैं मध्य प्रदेश का हूँ, जिंदगी में अपने 30,000 से ज्यादा शो मैं पूरी दुनिया में कर चुका हूँ, और आज तक मध्य प्रदेश सरकार से मुझे इन 50 सालों की यात्रा में कुल 500 रुपए का पुरस्कार मिला है, 500 और रुपीज। विदेशों में आपको कैसा पुरस्कार मिला? तो वो तो सब अलग है, मैं तो अपने उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सरकार की पूछे नहीं थे। वो भी तब जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इंदौर से भोपाल मोटरसाइकिल चलाई थी पट्टी बांध की आंखों पर। तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा गवर्नर थे उस समय, तो उस समय गवर्नर का मैक्सिमम अलॉटमेंट पुरस्कार देने की सीमा राशि 500 रुपए थी, तो उन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार दिया था 1971 में। उसके बाद से लेके अभी तक सरकार ना मुझे जानती है ना कोई लेना देना। तो आप जैसे हर एक सिटी में अपने शोज करने चाहते हैं, तो क्या वहाँ के जो नेता होते हैं या विधायक होते हैं जो भी, तो कभी आपने उन्हें अपने जादू में बुलाने की कोशिश नहीं की? आते हैं, अपने आप ही आते हैं, थोड़े हुए रहते आते हैं ना। तो इसके बाद भी वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं करते? ऐसा क्या रीजन है? वो तो तमाशा देखने के लिए आते हैं, मनोरंजन करके जाते हैं, अपना जिम्मेदारी थोड़ी उड़ के जाएंगे। आप इतने सालों से अपने जादू के जरिए लोगों को एंटरटेन करते आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पहले के यूथ, हर एक वर्ग के, आयु वर्ग के लोग अट्रैक्ट होते थे जादू को देखने के लिए, तो क्या आज भी वैसा है? आज भी हमारे यूथ, हर एक वर्ग के लोग जादू देखने के लिए उतने अट्रैक्ट होते हैं? डिपेंड करता है कि वो पीरियड कौन सा है, समय कौन सा है, किस तरह की सुविधाएं। मान लीजिए एग्जामिनेशन चल रहे हो तो एक स्पेसिफिक क्लास जो है वो विड्रा हो जाता है उससे। तो लेकिन मैं ये जानता हूं कि हर इंसान जब से पैदा होता है और जब तक मरता है, उसके अंदर एक बच्चा जिंदा रहता है, और वो बच्चा जरूर जिंदा रहना चाहिए हर किसी में। तो वो बच्चा जो है हमेशा खींच के ले जाता है। यानी आज की तारीख में आप देखें, पूरे हिंदुस्तान में रंगमंची सारी कलाएं दम तोड़ चुकी हैं, कोई कुछ नहीं देखने के लिए जाता है इसका मामला। जादू में आते हैं लोग भी। अभी हमारा 6 तारीख को 100वां 100 शो होने वाला है भोपाल का। अब और कोई रंगमंची, अब बढ़िया सा ड्रामा ले आइए, नाटक ले आइए, किसी भी कलाकार को बुला लीजिए, वो 100 शो करके बता दे कमर्शियली, जहाँ पे लोग सिर्फ टिकट लेके उसको खरीद रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। तो आप जो भोपाल में अपना शो कर रहे हैं, तो आपके जितने भी शोज होते हैं 2 या 3 टाइम होते हैं, तो क्या आपके शोज की जितनी भी सीटें हैं वो फुल रहती हैं? अब एकदम नेसेसरली 100% तो किसी उसकी नहीं फुल रहती है। तो आपको यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है भोपाल? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है, हमेशा ही बहुत बढ़िया मिला है। मेरा ख्याल है मैं 6वीं या 7वीं बार आया हूँ भोपाल। इस बार बेशक 15 साल बाद आया हूँ, क्योंकि 15 साल हम लोग या तो विदेशों में रहे या दक्षिण भारत में रहे, साउथ इंडिया में, यानी नॉर्थ इंडिया में थे ही नहीं। तो मतलब मध्य प्रदेश को छोड़कर आप कहीं भी जाते हैं दूसरे प्रदेश में या फिर विदेशों में, तो आपको वहाँ मध्य प्रदेश से ज्यादा बेहतर रिस्पांस मिलता है? वहाँ ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। और बहुत सारे, मतलब हमारे भारत में बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश नाम का कोई प्रांत भी है भारत में। मैं बोलता हूँ एमपी का, तो बोलते ये कहाँ पे है एमपी। ऐसा हिंदुस्तान में ये हालत है, तो हम बताते हैं कहाँ पे। अच्छा, इस बहाने लोगों को अब दुनिया में पता है मध्य प्रदेश। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का जादू पूरी दुनिया के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार नहीं जानती, उसने पहचानती। तो आप खुद भी मध्य प्रदेश से हैं, इसके बाद भी लोग मध्य प्रदेश को नहीं जानते, तो आप तो जबलपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे माध्यम से लोग मेरे प्रांत को जान रहे हैं, ये कौन सी बात है। तो भोपाल में आपका जादू दिखाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी। और इतने सालों बाद आने का मौका मिला। मैं जानता हूँ लोगों को दिल से प्यार है मुझसे बहुत सालों से, क्योंकि अच्छा एक मजेदार बात यह है कि सर्कस और जादू आमतौर पे बच्चे माँ बाप को जीत करके अड़के ले जाते हैं, हमको देखना है करके, तो माँ बाप उनकी मजबूरी में बच्चे को खुश रखने के लिए लेके आते हैं। मेरे साथ उल्टा हो रहा है, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं चलो अच्छा अब तुमको जादू दिखाते हैं, जब हम बच्चे थे तो हमने भी देखा था, अब हम तुमको दिखाते हैं। ये बड़ा अच्छा। तो मतलब आपका एक टाइप से कहना है कि जो आज के यूथ्स हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं जादू के लिए, उनके माँ बाप को लेकर आना पड़ता है अपने बच्चों को। आप समझ ही नहीं रहे, मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे जिद करते थे, सजेस्ट करते थे मैजिक देखना, माँ बाप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मैजिक देखना है। बच्चों को तो है ही है, जैसे आप किसी बच्चे को बोलेंगे मिठाई खाएगा, बेटा आइसक्रीम खाएगा, तो ये थोड़ी बोलेगा नहीं खाना। अब बजाय वो अड़े माँ बाप से कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, माँ बाप खुद बोले बेटा आइसक्रीम खाओ, एक ही बात। तो आप यूथ को कोई सुझाव देना चाहते हैं जादू के लिए, या फिर आप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं जादू के क्षेत्र में? नहीं, एक मुश्किल क्या है हमारे यहाँ, जैसे कहीं पे भी एकेडमिकली जादू को कला के तौर पे सीखने की कोई व्यवस्था नहीं।
ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही है। तो इस कारण से हम लोग अच्छी एक नई नेक्स्ट जनरेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं मैजिशियंस की। और मजा ये है कि पूरी दुनिया में रशियन सर्कस और इंडियन मैजिक की इतनी अच्छी इमेज है कि लोग लालायित है देखने के लिए, और सरकारी उदासीनता के कारण हम लोग ये प्रॉमिसिंग इनकी एक खेप नहीं पैदा कर पा रहे हैं एकेडमिकली जिनको तैयार करके। मैं सोच रहा हूँ 20-25 यदि अच्छे जादूगर तैयार करके वर्ल्ड टूर में भेज दिए जाएं तो करोड़ों डॉलर हिंदुस्तान के लिए कमा के ले आएंगे। तो अकेडमी ऑफ मैजिक जो मैं बनाने का विचार रखता हूँ यहाँ पर, वो शासकीय सहयोग की इसलिए उसमें जरूरत है क्योंकि शासन सरकार के उससे बनने से हमेशा कायम रहेगी। वो सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन सिलसिला चालू रहेगा पूरा का पूरा। और अगली जनरेशन को अकेडमिकली उसकी बारी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज रहेगी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत अच्छा साधन बन सकता है लोगों के लिए। हमारे समाज में जो बहुत सारे अंधविश्वास फैले हैं वो इसलिए फैले हैं कि उसका स्पष्टीकरण देने वाला कोई नहीं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस कला के बारे में जानेंगे, उससे जुड़ेंगे, उतने ही लोग होंगे बोलने वाले, अंधविश्वास को हटाने वाले। यानी बहुत सारे इसके आप जैसे अंधविश्वास की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे यूथ्स में ऐसे हैं आज के वर्ग के जो लोग हैं वो जादू को भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही समझते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए है मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा लोग जानेंगे तो समझ पाएंगे, वो मदद करेंगे अंधविश्वास हटाने में। मैं नहीं सोचता कि आज की पीढ़ी जो है वो जादू को अंधविश्वास समझती है। वेरी प्रैक्टिकल, अब बहुत कुछ जानते हैं वो लोग, बड़े स्पष्ट, उनका जो मानस पटल है एकदम क्लीन और क्लियर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है अपने कंसेप्ट्स के लिए। आप अपना जादुई मायालोक कैसे बुनते हैं? मैं नहीं बुनता हूँ, मेरे द्वारा बुना जाता है। आई डोंट डू इट, इट्स बीइंग डन बाय मी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए आपके बारे में। तो ये थी हमारी जादूगर आनंद से खास मुलाकात, और दीजिए मुझे इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही हस्ती के साथ, एक ऐसी ही खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार।